विधिगणों से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज साहब से सभी से निवेदन करती हूँ कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के समक्ष दीप प्रज्वलन करके पुष्प अर्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सम्माननीय मंच। बैठ जाओ भैया सब। मैं आदरणीय श्री राजेश्वर राव जी से निवेदन करती हूँ कृपया पूजन संपन्न कराएं। आदरणीय श्री राजेश्वर राव जी। भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की, भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चित्रगुप्ताय धीमहि तन्नो कविलेखक प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुभो हिरण्यगर्भाशं मृतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवी द्वां देवां तस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम य आत्मदा वरदा यश विशोकास्ते प्रसिसं यस्य देवाय यस्य छाया अमृतं यश मृत्यु कष्टै देवाय हविषा विधेमः। ओम प्रजापतेन दुतेदान्यो विश्वाजातानि परितापभूव यत्कामास्ते जोहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। ओम सन्नो बन्धुरजनिता सब भवन्तु पीतये संयोर विस्रवन्तु न। ओम विश्वानि देव सविता। प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव जी इतिहास के क्षेत्र में प्राध्यापक हैं, कई पुस्तकें लिख चुकी है, कवित्री भी है। प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव जी सिंधिया परिवार के ऊपर ही इन्होंने अपनी पुस्तक का लेखन किया है। मीना श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव जी, आप इतिहास की प्राध्यापक हैं। हम जोरदार तालियों से सभी सम्मानित बंधुओं का, भगिनियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज इस मंच से नवमणियों का, 9 लोगों का सम्मान किया गया है और हम सभी गौरवान्वित अनुभव करते हैं उनका सम्मान करते हुए। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती महाराज साहब को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वे आए, जोरदार तालियों के साथ हम। आज हमारे इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभय चौधरी साहब, अशोक निगम जी, एसके श्रीवास्तव जी, अरुण कुलश्रेष्ठ साहब, राजेश्वर राव साहब, रितिन श्रीवास्तव जी, आभा सिन्हा जी, शशिकांत भटनागर साहब, वैभव श्रीवास्तव साहब, हमारे सनपुर सरपंच मनपुरा से मेरे पिछोर से आया है बसंत श्रीवास्तव, डॉक्टर करुणा सक्सेना, पूर्व पार्षद हमारी नवदीप सक्सेना जी, आशीष श्रीवास्तव, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, जगदीश कुमार श्रीवास्तव, मेरे पास में खड़ा हुआ मेरा अपना आलोक श्रीवास्तव और मंच पर आसीन हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री के रूप में प्रद्युम्न सिंह जी, मुन्नालाल गोयल जी और समस्त महानुभाव जो यहाँ उपस्थित है और कायस्थ समाज के मेरे सभी जनमान्य नागरिकगण, नहीं मैं तो परिवार के सदस्यगण जो यहाँ बैठे हैं। ओम यमाय धर्मराज्य श्री चित्रगुप्तये नमः। हमारे समाज का इतिहास भगवान चित्रगुप्त के वंशज के रूप में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको मैं नमन करता हूं।
हमारे कायस्थ समाज का एक बहुत ही विस्तृत और लंबा इतिहास है। एक ऐसा इतिहास है जहां शायद कोई कालखंड भारत के हजारों साल के इतिहास में न गुजरा हो जहां कायस्थ समाज के महानुभव ने अपना योगदान इस भारत माता के प्रति दिया। जिस भी दृष्टिकोण से आप देखो, धार्मिक दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, और अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो जितनी भी क्षेत्र आज विश्व में है, चाहे इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, हमारे कायस्थ समाज के एक एक नवरत्न ने अपने प्रकाश के आधार पर इस विश्व को आगे बढ़ाने का काम किया। तो एक विस्तृत इतिहास हमारे समाज का है। मैं सोच रहा था यहां आने के पहले सामाजिक सम्मेलन है और कायस्थ समाज की भूमिका केवल ग्वालियर में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में नहीं, पर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं संपूर्ण विश्व में रही। बौद्ध क्षमता आपके समाज में अपार, संकट सामने रख लो तो समाधान निकालने की श्रेणी में पहला व्यक्ति आएगा तो कायस्थ आएगा। ऊर्जा की बात कर, सामान्य तौर पर अगर एक काम दिया, दो काम किया, 15 काम दिया तो बोझ बन जाता है, लेकिन कार्य और काम कायस्थ के लिए कभी बोझ नहीं बनता, वरदान के रूप में होता है। तो मेरा अनुभव, अभय चौधरी जी मंच पे बैठे हैं, आज भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। मैं कभी कभी इनको 11:30 बजे 12 बजे कष्ट दे देता हूं, जी महाराज साहब बताइए, सदैव तैयार होते हैं। और इनके साथ मेरा अनुभव रहा है केवल बीजेपी में आने के बाद नहीं, लेकिन बीजेपी में आने के पहले जब मैं उधर भी था तब भी इनके साथ कई बार हम लोगों की लंबी चर्चा हुई। आलोक मेरे पास खड़ा है, संपूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करता है और आपके समाज के अनेक लोगों के साथ मेरा स्वतः जीवन में अनुभव रहा है। हमारे माधव महाराज ने उनको बसाया था, डबरा शुगर मिल के विक्रम श्रीवास्तव के परिवार को। उस जमाने में वो जमीन देकर एक दूर दृष्टिकोण थी माधव महाराज की।
कि किसान के लिए प्रगति होगी, विकास होगा, उद्योग की स्थापना। और तो और मैं क्या कहूं, लेकिन आपके समाज ने एक ऐसे नवरत्न को तोहफे के रूप में भारत माता को नहीं लेकिन विश्व को वरदान दिया है, स्वामी विवेकानंद के रूप में। चौजस्व जो उनकी शक्ति, अपार शक्ति, आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका चित्र देख लो, उनका चित्र देखने से ऊर्जा हमको प्रदान हो जाती है। और क्या गहरी अध्यात्म की सोच और विचार। 1917 में धर्म के कॉन्फ्रेंस में, जहां सभी धर्म के धर्म गुरु उपस्थित थे, वहां 22 साल के स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को हिला दिया। और उनकी शक्ति, उनकी क्षमता भारत की आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरणा लेके निकली। उनकी जीवन की आधारशिला, उनकी जीवन की विचारधारा, और इतने कम उम्र में एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और आप सब लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताबों को मैं बहुत पढ़ता हूं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। पर एक कहानी उनके बारे में लिखी गई थी। स्वामी विवेकानंद जी की मां गंभीर रूप से बीमार हो चुकी। प्रद्युम्न सिंह जी, गंभीर रूप से बीमार हो गई। उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी के पास दवाई के स्रोत नहीं थे, साधन नहीं था, राशि नहीं थी, तो कहां जाए। हिम्मत वे हार गए थे, तो गए वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास। और बोले कि गुरुजी मेरी मदद करो। तो गुरुजी बोले कि विवेकानंद जी आप एक तीर्थ पर जाइए, काली माता की तीर्थ पर जाइए। स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ पर गए। तीर्थ पर जाकर जब वापस अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा उनसे, तीर्थ समाप्त? तो स्वामी जी ने बोला हां, तीर्थ समाप्त। काली माता की तीर्थ पे गए थे, मत्था टेका? जी, मत्था टेका। मां के लिए मन्नत मांगी कि नहीं?
दोबारा जाओ तीर्थ पर। दोबारा स्वामी विवेकानंद जी को तीर्थ पे भेज दिया, काली माता के तीर्थ पर। दोबारा तीर्थ पर स्वामी विवेकानंद जी गए और वापस आए अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी के पास। तो गुरुजी ने पूछा, तीर्थ समाप्त हो गया? स्वामी जी ने बोला हाँ। मन्नत मांगी इस बार? नहीं मांगी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी। अध्यात्म की शक्ति वो होती है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत कर पाए। किसी भी परिस्थिति के सामना करने में व्यक्ति को ढाढ़स पहुंचाने की जरूरत मनुष्य को अंदर से स्वतः से होनी चाहिए। ये थोड़ी अध्यात्म की मैं बात कर रहा हूं, पर आप और हमारा जीवन इस पृथ्वी पे क्यों हुआ है? आपका और हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हुआ है सीखने के लिए, अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। पर हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य इस जीवन में मंत्री बनना, संतरी बनना, मुख्यमंत्री बनना, बड़ा व्यापारी बनना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये याद रखना आप लोग, हम लोग इस दुनिया में निर्वस्त्र आते हैं और निर्वस्त्र जाते हैं। केवल एक चीज आप अपने साथ उस चिता पर ले जाओगे, और वो है लोगों की दुआ, लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्रेम। और यही सीख स्वामी विवेकानंद जी ने हमको अपनी जिंदगी में दी। तो चाहे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, और एक और कहानी मैं आपको सुना दूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसे सामाजिक सम्मेलन में मैं जा रहा हूं तो ज्यादा करके हम लोग वर्तमान की ही बात करते हैं। पर उदाहरण जैसे काय समाज का एक इतिहास, आप में से कितने लोगों को मालूम है? लेकिन आपके समाज के राजा एक समय में जम्मू कश्मीर से बंगाल तक राज्य होता था कायस्थ राजा का। आप में से किसी को उनका नाम याद है? पूरा नाम? तालियां बजाइए इस महिला के लिए। नहीं, आप मत बजाइए, आपके लिए तालियां बज रही। किसने बोला? तालियां बजाइए, तालियों की गड़गड़ाहट। और उन्होंने जितने विदेशी ताकतें थी, भावी प्रोग्राम में वो लगा था। ये डब्बे की बड़ी कठिनाई है। डब्बे के बिना जिंदगी नहीं जीत निकलता, डब्बे के बिना नहीं निकलता, डब्बे के साथ भी नहीं निकलता। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी लोग थे, उनका सामना हमारे महाराजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने स्वयं किया और चीन की सेना को भी वापस भेज दिया। ये आपके कायस्थ समाज का इतिहास है। आपके कायस्थ समाज का इतिहास। आपके समाज के व्यक्ति भारत के लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के राष्ट्रपति के रूप में विराजमान थे। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जो ग्वालियर आए हैं शिवाजीराव महाराज के समय में, कई कार्यक्रमों में, राजमाता साहब के समय में, और अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न होते तो क्या सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कभी संभव हो पाता? और जब जब संकट का समय आया है, तब तब काय समाज का योद्धा ने सदैव इस देश की रक्षा की। जब चीन ने अपनी आंखें उठाई भारत के प्रति, भारत के प्रधानमंत्री आपके काय समाज के लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान, जय जवान, जय जवान नारा दिया था और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर चीन को वापस भेज दिया था। हमारे समाज ने युग युग में एक एक पल में भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। जब भारत के ऊपर काला बादल आया, आपातकाल इंदिरा गांधी ने घोषित की थी, मेरी आजी अम्मा को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया था। उस समय, उस आपातकाल के समय में अगर कोई योद्धा आया जिसने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकी, तो जयप्रकाश नारायण आपके काय समाज के नेता ने किया। तो कितने किस्से हम सुनाए आपके समाज। हम आपके लिए उपस्थित थे, हम आपके लिए उपस्थित हैं और जीवन की आखिरी सांस तक आपके लिए उपस्थित रहेंगे। ये राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हमको दोनों को, आपको और हमें, हमारे ग्वालियर के बारे में सोचना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बरदर साहब का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो आपके साथ मिलकर इस ग्वालियर में एक नया सवेरा हम लोग पैदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।